नमस्कार साथियों, अगर आपका सपना यूपीपीसीएस में एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ या किसी प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद पर चयन पाना है तो आज का या जीएस पेपर 2 सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखिए, यूपीपीसीएस मेंस में चयन केवल पढ़ने से नहीं बल्कि उत्तर लेखन की गुणवत्ता से होता है। जीएस पेपर 2 वही पेपर है जो आपकी प्रशासनिक समझ, संविधान, शासन, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पकड़ को परखता है। इस क्लास में मैं आपको केवल उत्तर नहीं लिखवाऊंगा बल्कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस टॉपर स्टाइल में भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ ऐसा उत्तर बनाना सिखाऊंगा जिसे परीक्षक भी पसंद करे। यदि आप सच में 2026, 27, 28 की यूपीपीसीएस परीक्षा को लक्ष्य बनाकर तैयारी कर रहे हैं तो पूरी क्लास अंत तक देखिए, नोट्स बनाइए और हर उत्तर का अभ्यास कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर 2 की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो मैं ये दावा कर सकता हूं आपको यूपीपीसीएस मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते सभी प्रश्नों को तैयार करना होगा। चलिए अब सीधे हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न को देखो, हमको 3 भागों में लिखना है। पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मुख्य भाग, उसके बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखेंगे। चलिए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे नीति निर्माण प्रक्रिया के बारे में। गैर सरकारी संगठन ऐसे स्वायत्त संगठन हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतांत्रिक शासन में ये सरकार और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करते हुए नीति निर्माण को अधिक सहभागी, समावेशी एवं उत्तरदायी बनाते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नीति निर्माण में एनजीओस की भूमिका देखेंगे। क्या क्या भूमिका है एनजीओस की? जन आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व कर जमीनी समस्याओं को नीति निर्माताओं तक पहुंचाते हैं। शोध एवं तथ्य आधारित सुझाव देकर साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में सहयोग करते हैं। जन जागरूकता एवं जनमत निर्माण के माध्यम से नीतिगत सुधारों को प्रोत्साहित करते हैं। परामर्श एवं हितधारक सहभागिता द्वारा नीति प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं। नीति क्रियान्वयन एवं सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। अब हम चुनौतियां देखें, क्या क्या नीति प्रक्रिया के सामने चुनौतियां हैं। वित्तीय निर्भरता, सीमित प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता में कमी तथा विदेशी वित्त पोषण से जुड़े विवाद। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एनजीओस नीति निर्माण प्रक्रिया को अधिक समावेशी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाते हैं। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं प्रभावी सहयोग सुनिश्चित कर सरकार और एनजीओस मिलकर सुशासन और लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं। इन्हें प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। नागरिक अधिकार पत्र प्रशासनिक सुधारों की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे भारत में 1997 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा प्रशासन को उत्तरदायी बनाना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी न होने के कारण देखेंगे।
कानूनी बाध्यता एवं दंडात्मक प्रावधानों का अभाव, सेवा मानकों का अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक निर्धारण, शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरी, विभागों द्वारा नियमित समीक्षा एवं अद्यतन का अभाव, नागरिकों में जागरूकता तथा कर्मचारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। इन्हें प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने के उपाय देखेंगे। नागरिक अधिकार पत्र को कानूनी समर्थन एवं जवाबदेही से जोड़ना, सर्वोत्तम मॉडल के अनुरूप सेवा मानक निर्धारित करना, डिजिटल शिकायत निवारण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना, स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण तथा नियमित मूल्यांकन करना, नागरिक सहभागिता, जन जागरूकता एवं कर्मचारियों का क्षमता निर्माण बढ़ाना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नागरिक अधिकार पत्र केवल दस्तावेज न होकर सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का प्रभावी माध्यम बनना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड ARC की सिफारिशों के अनुरूप इसे कानूनी, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित बनाकर ही न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्दे भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। निर्धनता एवं भूख भारत की प्रमुख सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक तथा वैश्विक भूख सूचकांक जैसे संकेतक दर्शाते हैं कि इन मुद्दों का सीधा प्रभाव मतदाताओं की प्राथमिकताओं और चुनावी एजेंडे पर पड़ता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। निर्धनता एवं भूख का चुनावी राजनीति पर प्रभाव देखेंगे। क्या क्या प्रभाव है? पहला पॉइंट है कल्याणकारी राजनीति। राजनीतिक दल मुफ्त राशन, रोजगार, पेंशन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं को प्रमुख चुनावी वादा बनाते हैं। अगला पॉइंट है मतदाता व्यवहार। गरीब एवं वंचित वर्ग जीवन स्तर सुधारने वाले मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। अगला पॉइंट है लोक लुभावन घोषणाएं। चुनावों में मुफ्त सुविधाओं एवं सब्सिडी की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय। खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, PMGKY तथा BGB रामजी मनरेगा के स्थान पे हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 जैसे कार्यक्रम चुनावी विमर्श के केंद्र में रहते हैं। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय प्रभाव। पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, भूख, स्थानीय चुनावी मुद्दों को अधिक प्रभावित करते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लोकतंत्र में निर्धनता और भूख केवल चुनावी मुद्दे नहीं बल्कि सुशासन की कसौटी हैं। चुनावी राजनीति का लक्ष्य अल्पकालिक लोक लुभावन उपायों के बजाय समावेशी विकास, रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा तथा सतत गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। यही लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और सबका साथ सबका विकास की वास्तविक भावना को साकार करेगा। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। संविधान की उद्देश्य क्या? संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिमान करती है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या? संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के आधारभूत ढांचे का मार्गदर्शक माना। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के माध्यम से मानव गरिमा की रक्षा का संकल्प व्यक्त करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं।
उद्देश्य द्वारा आधारभूत लक्षणों का प्रतिज्ञान। पहला है संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। अगला पॉइंट है न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक द्वारा समावेशी व्यवस्था। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता से विचार अभिव्यक्त विश्वास एवं उपासना की सुरक्षा। अगला पॉइंट है समानता द्वारा अवसरों की समान उपलब्धता। अगला पॉइंट है बंधुत्व द्वारा राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करना। अब हम मानव गरिमा में की वृद्धि के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 गरिमामय जीवन का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य व्यक्ति के नीति कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुदृढ़ करते हैं। सामाजिक न्याय लैंगिक समानता एवं कमजोर वर्गों के संरक्षण से गरिमा सुनिश्चित होती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उद्देश्य क्या केवल संविधान का परिचय नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का मूल्य दर्शन है। यह संविधान के आधारभूत लक्षणों को दिशा देती है तथा प्रत्येक नागरिक के गरिमापूर्ण समान एवं स्वतंत्र जीवन के आदर्श को साकार करने का संवैधानिक संकल्प प्रस्तुत करती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 268, 293 तथा 7वीं अनुसूची के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को स्पष्ट प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद वित्तीय संतुलन तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध करों का विभाजन। कुछ कर केंद्र द्वारा लगाए हुआ संग्रहित होकर राज्यों को दिए जाते हैं, जबकि विभाज्य करों का बंटवारा वित्त आयोग अनुच्छेद 280 की सिफारिशों के आधार पर होता है। अगला पॉइंट है अनुदान। अनुच्छेद 275 राजस्व घाटे अनुसूचित क्षेत्रों एवं विशेष आवश्यकताओं हेतु केंद्र राज्यों को सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है जीएसटी व्यवस्था। अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत जीएसटी परिषद सहकारी संघवाद का प्रमुख मंच है। अगला पॉइंट है ऋण संबंध। केंद्र राज्यों को ऋण दे सकता है तथा उधारी पर संवैधानिक नियंत्रण रखता है। अनुच्छेद 293। अगला पॉइंट है वित्त आयोग संसाधनों के न्याय संगत वितरण एवं वित्तीय असमानता को कम करने का कार्य करता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध भारतीय संघवाद की आधारशिला है। वित्त आयोग जीएसटी परिषद तथा पारदर्शी राजकोषीय सहयोग के माध्यम से वित्तीय संघवाद को और सुदृढ़ बनाकर विकसित भारत के लक्ष्य को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव और भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाएं हैं। संविधान में इनका प्रत्यक्ष उल्लेख सीमित है, परंतु अनुच्छेद 19(1) सी तथा 10वीं अनुसूची के माध्यम से इनकी भूमिका लोकतांत्रिक शासन के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राजनीतिक दलों की सकारात्मक भूमिका देखेंगे। क्या क्या भूमिका है? जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य। अगला पॉइंट है राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण एवं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। अगला पॉइंट है नीतियों का निर्माण तथा जनहित के मुद्दे को राजनीतिक मंच प्रदान करना। अगला पॉइंट है सामाजिक विविधताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाहित करना। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी विपक्ष की भूमिका। अब हम समालोचनात्मक पक्ष देखेंगे। वंशवाद एवं व्यक्तिवादी राजनीति का वर्णन, धन बल बहुबल
तथा अपराधीकरण का प्रभाव, आंतरिक लोकतंत्र एवं वित्तीय पारदर्शिता का अभाव, जात धर्म एवं क्षेत्रीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना, दल बल और अवसरवादी गठबंधन से राजनीतिक अस्थिरता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र की धुरी है, किंतु उनकी प्रभावशीलता आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शी वित्त पोषण, निर्वाचन सुधार तथा नैतिक राजनीति पर निर्भर करती है। इन सुधारों से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अधिक उत्तरदायी, समावेशी और सुदृढ़ लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर होगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका रखेंगे संसदीय समिति के बारे में। संसदीय समितियां संसद की मिनी संसद मानी जाती है। ये अनुच्छेद 105 तथा लोकसभा एवं राज्यसभा के नियमों के अंतर्गत गठित होकर विधायी, वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यों की गहन एवं तकनीकी जांच करती हैं, जिससे संसद की कार्य क्षमता बढ़ती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। संसदीय समितियों की भूमिका: विधेयकों की सूक्ष्म जांच करना, विभाग संबंधी अस्थायी समितियां विधेयकों को विस्तृत परीक्षण करती हैं। अगला पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रम समिति सरकारी व्यय और सीएजी रिपोर्ट की समीक्षा करती हैं। अगला पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण: मंत्रालयों की नीतियों एवं कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। अगला पॉइंट है विशेषज्ञता एवं निष्पक्षता: दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तथ्य और आधारित सुझाव देती हैं। अगला पॉइंट है संसद का समय बचाना: जटिल विषयों का विस्तृत अध्ययन कर सदन का कार्यभार कम करते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। संसदीय समितियां पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुशासन की आधारशिला हैं। इनकी सिफारिशों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर तथा अधिक विधेयकों को समितियों के पास भेजकर भारतीय संसदीय लोकतंत्र को और सशक्त बनाया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2026 के प्रमुख विषयों के बारे में टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। G20 विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, विश्व व्यापार का 75% तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2026 में G20 की अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के पास है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2026 के प्रमुख विषय देखें। क्या क्या विषय है? सतत भविष्य के लिए नवाचार का उपयोग करना इसका प्रमुख विषय है। अब हम इस विषय के अंतर्गत प्रमुख प्राथमिकताएं देखें। क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल नवाचार का उत्तरदायी उपयोग, सतत एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और हरित संक्रमण, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा महामारी तैयारी, सुरक्षित एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, विकासशील देशों के हितों तथा बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का उद्देश्य नवाचार, हरित विकास और समावेशी वैश्विक सहयोग के माध्यम से एक अधिक सुरक्षित, समृद्ध एवं सतत विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है। यह विषय सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तथा वैश्विक चुनौतियों के सामूहिक समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत एवं नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारत नेपाल संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं 1950 की शांति एवं मैत्री संधि पर आधारित रहे हैं, किंतु हाल के वर्षों में चीन की बढ़ती सक्रियता ने द्विपक्षीय संबंधों में नई चुनौतियां उत्पन्न की है। अब हम सबसे पहले मुख्य भाग पर चलते हैं। चीनी कारक की भूमिका देखेंगे।
बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव BRI। नेपाल में चीन का निवेश एवं आधारभूत ढांचा परियोजनाएं। अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। नेपाली दलों एवं नेतृत्व के साथ चीन की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता। अगला पॉइंट है सीमा विवाद। काला पानी, लिपू लेख एवं लिम्पिया धुरा मुद्दे पर नेपाल के कठोर रुख को चीन के रणनीतिक हितों से जोड़कर देखा जाता है। अगला पॉइंट है सुरक्षा आयाम। चीन का उद्देश्य तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर नेपाल का सहयोग सुनिश्चित करना तथा भारत के प्रभाव को संतुलित करना। अगला पॉइंट है भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। नेपाल द्वारा भारत और चीन के बीच संतुलन की नीति अपनाना। अब हम अन्य कारण देखें। अन्य कारण क्या है? 2015 की नाकाबंदी की धारणा, व्यापार सीमा एवं संधि संबंधी मतभेद। अगला पॉइंट, अब सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और वसुंधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप विश्वास, विकास, साझेदारी, कनेक्टिविटी एवं जन जन संबंधों को सुदृढ़ करना चाहिए। पारस्परिक सम्मान और संवेदनशील कूटनीति से ही भारत नेपाल संबंध अस्थायी रूप से मजबूत बन सकते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। राजस्व व्यवस्था किसी भी राज्य की विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा वित्तीय स्थिरता का आधार होती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं जनसंख्या बहुल राज्य के लिए प्रभावी राजस्व प्रबंधन सतत विकास की अनिवार्य शर्त है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राजस्व व्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां देखें। जीएसटी पर अधिक निर्भरता एवं क्षतिपूर्ति समाप्त होने से आय पर दबाव, कर आधार का सीमित विस्तार तथा कर चोरी, भूमि अभिलेखों की त्रुटियां एवं संपत्ति कर का कम संग्रह। अगला पॉइंट है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कारण कर संग्रह में कठिनाई, राजस्व प्रशासन का सीमित डिजिटलीकरण तथा क्षमता की कमी, उच्च लोक कल्याणकारी व्यय एवं सब्सिडी का वित्तीय भार, केंद्र पर वित्तीय निर्भरता तथा अनुदानों में अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदाओं एवं कृषि संकट से राजस्व प्रभावित होना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश को कर आधार का विस्तार, डिजिटल राजस्व प्रशासन, भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण, कर अनुपालन में सुधार तथा गैर कर राजस्व स्रोतों के विकास पर बल देना चाहिए। इससे राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्य को गति मिलेगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लोक सेवाएं लोकतांत्रिक शासन की अस्थायी एवं तटस्थ कार्यपालिका है। ये संविधान के आदर्शों को व्यवहार में उतारते हुए सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करती हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक सेवाओं की प्रमुख भूमिका देखेंगे। पहला पॉइंट है नीति क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं एवं कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन। अगला पॉइंट है जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की उपलब्धता। अगला पॉइंट है विधि का शासन, कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। अगला पॉइंट है निष्पक्ष प्रशासन, राजनीतिक तटस्थता एवं समान अवसर सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है नीति निर्माण में सहयोग, सरकार को तथ्यपरक एवं विशेष सलाह देना। अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, आरटीआई तथा सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना। अब हम अगला पॉइंट देखें आपदा एवं संकट प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं तथा महामारी में त्वरित राहत एवं समन्वय। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लोक सेवाएं लोकतंत्र की रीढ़ है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड ARC के अनुसार
नैतिक, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित लोक सेवा ही सुशासन की आधारशिला है। अतः दक्ष, उत्तरदायी एवं प्रौद्योगिकी सक्षम लोक सेवाएं लोकतांत्रिक शासन को अधिक प्रभावी और जनोन्मुख बनाती हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन व कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार का सर्वोच्च सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निकाय है। इसका गठन 1964 में संविधान समिति की अनुशंसा पर हुआ तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहले हम गठन देखेंगे इसका। एक केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की अनुशंसा पर। अब हम इसके कार्य देखेंगे। केंद्रीय सरकारी विभागों में सतर्कता प्रशासन की निगरानी, भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में सीबीआई की अधीक्षण भूमिका, शिकायतों की जांच एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सलाह, विभागीय सतर्कता तंत्र का समन्वय एवं सुधार। और हम इसके सीमाएं देखेंगे। केवल सलाहकार निकाय, निर्णयाधिकारी नहीं, स्वतंत्र जांच एवं अभियोजन की शक्ति सीमित, राज्यों और निजी क्षेत्र पर अधिकार नहीं, संसाधनों एवं मानव बल की कमी तथा अन्य एजेंसियों पर निर्भरता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सीबीसी की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु एक, इसकी सिफारिशों को अधिक बाध्यकारी बनाना, जांच संबंधी स्वायत्तता एवं संसाधनों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इससे पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने का अधिकार देता है। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 विश्व का सबसे बड़ा अधिकार आधारित रोजगार कार्यक्रम है। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों की अकुशल मजदूरी रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिससे आजीविका सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा मिलता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। ग्रामीण परिवारों को मांग आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। संकट एवं कृषि के ऑफ सीजन में सामाजिक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। महिलाओं की उच्च भागीदारी से आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ता है। जल संरक्षण, तालाब, सड़क आदि के निर्माण से अस्थायी परिसंपत्तियां बनती हैं, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है। पलायन में कमी तथा स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अब हम इसकी सीमाएं देखेंगे। समय पर मजदूरी भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, अपर्याप्त कार्य दिवस तथा कई राज्यों में कमजोर क्रियान्वयन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए गरिमापूर्ण आजीविका का अधिकार है। पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण तथा परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार से यह समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बन सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान ने संघीय एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं का समन्वय किया है, इसलिए इसे अर्ध संघीय संविधान कहा जाता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। संघात्मक विशेषताएं देखेंगे। संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में लिखित एवं सर्वोच्च संविधान
स्वतंत्र न्यायपालिका है। द्विसदनीय संसद राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम एकात्मक आत्मा देखेंगे। अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। आपातकाल अनुच्छेद 352, 356, 360 में केंद्र का प्रभुत्व। एकल नागरिकता। अगला पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस एवं एकीकृत न्यायपालिका। अगला पॉइंट है संविधान संशोधन के अनेक प्रावधानों में संसद की प्रमुख भूमिका। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय संविधान ने संघीय ढांचे के साथ सशक्त केंद्र की व्यवस्था अपनाई है, जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा सहकारी संघवाद को सुदृढ़ किया जा सके। यही कारण है कि इसका ढांचा संघात्मक जबकि इसकी आत्मा एकात्मक मानी जाती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें कार्यपालिका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3)। अतः संसद विभिन्न संसदीय उपकरणों के माध्यम से कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कार्यपालिका पर संसद के प्रमुख नियंत्रण उपाय देखेंगे। क्या क्या उपाय हैं? पहला पॉइंट है प्रश्नकाल एवं शून्यकाल। मंत्रियों से जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है ध्यानाकर्षण, अल्पकालिक चर्चा एवं स्थगन प्रस्ताव। तत्कालिक जनहित के मुद्दों पर सरकार को उत्तर देने हेतु बाध्य करना। अगला पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव एवं निंदा प्रस्ताव। सरकार के बहुमत एवं उत्तरदायित्व की परीक्षा। अगला पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण, बजट अनुदान मांगे, कटौती प्रस्ताव तथा लोक लेखा समिति के माध्यम से व्यय की समीक्षा। अगला पॉइंट है संसदीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति आदि द्वारा विस्तृत परीक्षण। अगला पॉइंट है विधायी नियंत्रण, विधेयकों, अध्यादेशों तथा अधीनस्थ विधान की समीक्षा एवं अनुमोदन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। संसद के ये उपकरण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं सुशासन को सुदृढ़ करते हैं। यद्यपि दलगत अनुशासन और बहुमत की राजनीति कभी-कभी इनकी प्रभावशीलता को सीमित करती है, फिर भी सशक्त संसदीय विमर्श और सक्रिय समितियां लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति हैं। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण करें। इन समस्याओं का सामना करने में 73वें संवैधानिक संशोधन कितना सफल रहा है के बारे में हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का आधार है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने इसे संवैधानिक दर्जा देकर लोकतंत्र को ग्राम स्तर तक सशक्त बनाने का प्रयास किया। फिर भी इसकी सफलता अनेक व्यवहारिक चुनौतियों से सीमित रही है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पंचायती राज की प्रमुख समस्याएं क्या क्या समस्याएं हैं? वित्तीय स्वायत्तता का अभाव, अनुदानों पर निर्भरता। अगला पॉइंट है 29 विषयों का अधूरा हस्तांतरण, 3F, फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज। अगला पॉइंट है नौकरशाही एवं राजनीतिक हस्तक्षेप, निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता एवं प्रशिक्षण की कमी। सामाजिक असमानता, महिला एवं वंचित वर्गों की प्रभावी भागीदारी में बाधाएं, ग्राम सभाओं की निष्क्रियता एवं पारदर्शिता की कमी। अब हम सीधे अगले पॉइंट पर चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन की सफलता देखेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण, एससी एसटी एवं महिलाओं के लिए आरक्षण से समावेशी प्रतिनिधित्व, नियमित चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रावधान, विकेंद्रीकरण एवं जन भागीदारी को संस्थागत आधार मिला। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। 73वां संशोधन स्थानीय लोकतंत्र की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, परंतु वास्तविक सशक्तिकरण के लिए 3F का पूर्ण हस्तांतरण, वित्तीय स्वायत्तता, क्षमता निर्माण तथा ग्राम सभाओं को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। तभी पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्वराज के उद्देश्यों को पूर्णतः साकार कर सकेगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148 से 151 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा, क्योंकि यह सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कई की भूमिका लिखेंगे। लेखा परीक्षण, केंद्र, राज्य एवं सार्वजनिक उपक्रमों के व्यय का ऑडिट करना, वैधानिकता की जांच, धन का उपयोग संसद विधानमंडल की स्वीकृति के अनुरूप हुआ या नहीं। अगला पॉइंट है प्रदर्शन ऑडिट, योजनाओं की दक्षता, मितव्ययिता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन। अगला पॉइंट है वित्तीय उत्तरदायित्व, पीएसी को रिपोर्ट देकर कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना। अगला पॉइंट है अनियमितताओं का खुलासा, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे मामलों में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया। अगला पॉइंट है सुशासन को बढ़ावा, भ्रष्टाचार पर अंकुश एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहन। अब हम इसकी सीमाएं देखें, क्या क्या सीमाएं हैं। केवल ऑडिट करता, दंडात्मक शक्तियां नहीं तथा इसकी सिफारिशों का क्रियान्वयन सरकार पर निर्भर करता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। कई लोकतांत्रिक शासन में लोकधन का प्रहरी है। इसकी स्वतंत्रता, तकनीकी क्षमता तथा ऑडिट निष्कर्षों के प्रभावी अनुपालन को सुदृढ़ कर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आर्कटिक परिषद की संरचना एवं कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। आर्कटिक परिषद की स्थापना 1996 के ओटावा घोषणा पत्र के तहत हुई। यह आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला प्रमुख अंतर सहकारी मंच है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। पहले हम इसकी संरचना के बाद 8 सदस्य देश कनाडा, अमेरिका, रूस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एवं आइसलैंड। 6 अस्थायी प्रतिभागी आर्कटिक के स्वदेशी समुदायों के प्रतिनिधि, अनेक पर्यवेक्षक देश एवं संगठन, भारत, चीन, जापान, EU आदि। हम कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर सहयोग, जैव विविधता एवं समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण करना, वैज्ञानिक अनुसंधान, खोज एवं बचाव, सर्च एंड रिसर्च में समन्वय, सतत विकास, प्रदूषण नियंत्रण तथा स्थानीय समुदायों के हितों को बढ़ावा देना। निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं या सैन्य एवं सुरक्षा विषयों पर कार्य नहीं करती। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच आर्कटिक परिषद सहयोग, विज्ञान आधारित नीति और सतत विकास का महत्वपूर्ण मंच है। भारत जैसे पर्यवेक्षक देशों के लिए यह वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु अध्ययन तथा वैश्विक पर्यावरणीय शासन में सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजन्य के कारणों का मूल्यांकन कीजिए।
सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। सॉफ्ट पावर वह क्षमता है जिसके माध्यम से कोई देश संस्कृति, विकास, सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और एवं मानवीय सहायता द्वारा बिना बल प्रयोग के अपने हितों को आगे बढ़ाता है। अफगानिस्तान में भारत की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित रही है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत के सॉफ्ट पावर राजनीति के प्रमुख कारण देखें, क्या क्या कारण है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध, प्राचीन काल से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क। अगला पॉइंट है विकास साझेदारी, अफगान संसद भवन, सलमा, अफगान भारत मैत्री बांध, जरंज, बेलाराम राजमार्ग जैसे परियोजनाएं। अगला पॉइंट है मानवीय सहायता, गेहूं, दवाइयां, कोविड-19 वैक्सीन तथा भूकंप राहत सामग्रियां। अगला पॉइंट है शिक्षा एवं क्षमता निर्माण, ICCR छात्रवृत्तियां, ITEC प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधाएं आदि। अगला पॉइंट है रणनीतिक हित के क्षेत्र में, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद का संतुलन तथा मध्य एशिया तक संपर्क। अगला पॉइंट है सद्भावना निर्माण, स्थानीय जनता में भारत के प्रति सकारात्मक छवि जिससे दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित हुआ है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अफगानिस्तान में भारत का सॉफ्ट पावर राजनीति विकास, विश्वास और जन केंद्रित सहयोग पर आधारित रहा है। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद मानवीय सहायता, क्षेत्रीय स्थिरता तथा समावेशी विकास के माध्यम से भारत अपनी विश्वसनीय एवं उत्तरदायी साझेदारी की छवि बनाए रख सकता है। अब हम आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नई शुरुआत है, व्याख्या कीजिए, जो कि 2020 में हुआ था। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच हुए अब्राहम समझौते ने भारतीय एशिया की कूटनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। इसका उद्देश्य संबंधों का सामान्यीकरण तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। अब्राहम समझौते की नई शुरुआत के आयाम हैं, कूटनीतिक परिवर्तन है, आर्थिक सहयोग है, सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता, भारत के लिए अवसर, I2U2 जैसे मंचों के माध्यम से निवेश, खाद्य सुरक्षा एवं नवाचार सहयोग। अब हम इसकी सीमाएं देखेंगे। फिलिस्तीन प्रश्न का अस्थायी समाधान नहीं, ईरान इजराइल तनाव एवं गाजा संघर्ष से समझौता की प्रभावशीलता प्रभावित, कुछ अरब देशों एवं जनमत का विरोध। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया में संघर्ष से सहयोग की ओर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है, किंतु इसकी दीर्घकालिक सफलता फिलिस्तीन मुद्दे के न्याय संगत समाधान, क्षेत्रीय विश्वास निर्माण तथा समावेशी शांति प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। धन्यवाद।